हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इससे जुड़ी लगभग सभी जानकारी जानेंगे और ये हमारी पीएससी प्री मेंस या अदर स्टेट के एग्ज़ाम के प्री और मेंस की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्स रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो संघ लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संघ लोक सेवा आयोग के लिए संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयोग की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की अनुशंसा पर। वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 है। संविधानिक प्रावधान जाने तो भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक। संरचना, एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। कार्यकाल जाने तो 6 वर्ष की अवधि का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूर्ण हो जाए। पद मुक्ति या पद ज्योति या हटाने की बात करें तो वह स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है निम्न आधार पर। राष्ट्रपति किन निम्न आधारों पर हटा सकता है? दिवालिया, शारीरिक मानसिक अक्षमता, पदावधि के दौरान वैतनिक नियोजन, दुर्व्यवहार, कदाचार के आधार पर, उच्चतम न्यायालय की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। कार्य और शक्तियां जाने, संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन। 2 या अधिक राज्य यदि संयुक्त भर्ती का आग्रह करे तो आयोग उसकी योजना बनाने में सहायता करता है। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करेगा। अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसमें अखिल भारतीय सेवाओं में रहता है पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, गठन इसका हुआ 1950। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, इसका गठन हुआ 1948। तीसरा भारतीय वन सेवा आईएफएस, जिसका गठन हुआ 1966। प्रतिवेदन जाने तो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है इसका। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष वह थे सर रॉस बारकर। आज़ादी के समय अध्यक्ष वह थे के कृपलानी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष वह थे के कृपलानी। प्रथम महिला अध्यक्ष वह रोज मिलियन बैथ्यू और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वह थे जे.एम. कुरैशी। अब जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दोस्तों। तो यह मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। भारत में लोक सेवाओं का जन्म ब्रिटिश काल में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। कंपनी के शासनकाल में भारत में लोक सेवकों का चयन हैलीबेरी कॉलेज की एक चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। 1854 में मैकाले की अध्यक्षों में गठित समिति ने लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराने का सुझाव दिया। इसके अनुसार में भारतीय सिविल सेवा की पहली प्रतियोगी या प्रतियोगिता परीक्षा 16 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई। मैकाले ने प्रतियोगिता के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष नियत की थी। 1860 में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। 22 वर्ष कर दिया गया था और 1865 में इसे 21 वर्ष कर दिया गया। 1866 में न्यूनतम आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 17 वर्ष कर दिया गया था। अतः भारत में सिविल सर्विसेज में प्रवेश की आयु घटाने के विरोध में एक प्रबल आंदोलन सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। सन 1886 में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने इस बात पर विचार करने के लिए कि सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु को बढ़ाया जाए या नहीं तथा परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ ली जाए या नहीं, चार्ल्स ने एचिसन आयोग की नियुक्ति की गई इसके लिए और आयोग ने सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का विरोध किया, लेकिन परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष करने का सुझाव दिया था।
फलस्वरूप 1892 में निम्नतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 23 वर्ष निर्धारित की गई। इस्लिंगटन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा भारत और इंग्लैंड में एक साथ लेने का सुझाव दिया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में सिविल सेवा परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए सिविल सेवा के उच्च पदों में 1/3 पदों पर भारतीयों को नियुक्त कराने का निर्णय लिया गया। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में सन 1922 में आयोजित हुई। ली आयोग के सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में 1 अक्टूबर 1926 को की गई। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य थे। सर रॉस वार्कर इसके पहले अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू होने पर संघीय लोक आयोग कर दिया गया। इसका नाम संघीय लोक आयोग किया गया और आयोग का कार्यकाल नई दिल्ली में शाहजहां रोड पर स्थित है। अब जानते हैं लोक सेवा आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 315 में है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के संदर्भ की बर्खास्तगी व निलंबन। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का खर्च संचित निधि से। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब बात करते हैं सदस्यों की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता के समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य आयोग थे और सन 1985-86 से एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्यों के पद स्वीकृत हैंगे। संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, बल्कि आयोग के कार्यभार के अनुसार सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। संवैधानिक बाध्यता के कारण अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लगभग आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया हो। कार्यकाल पदावधि की बात करें तो लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो पहले हो अपना पद धारण करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। सदस्यों को हटाना या निलंबित करना। तो संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को जिसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया गया है राष्ट्रपति उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय को प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता, जिसमें
दिवालिया न्याय निर्णित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा है या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। ये अपने लिखा है दोस्तों, अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। सेवा शर्तें जानें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा शर्तों का अवधारणा कर सकेगा, परंतु उनको नियुक्ति के पश्चात सेवा की शर्तें में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों के संबंध में प्रतिषेध। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 के अनुसार कोई आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों को जानते हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वे संघ की सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। दूसरा, यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा कराने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाएं और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करें। तीसरा, यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग से सिविल सेवा में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर सिविल सेवा और पदों की नियुक्ति करने में तथा एक सेवा और दूसरी सेवा में प्रोन्नत और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयोगिता पर ऐसे व्यक्ति पर जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है प्रभाव डालने वाले सभी प्रशासनिक विषयों पर जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों में संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए जाने के लिए तत्पर कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा उपगत खर्च का यथास्थिति भारत की संचित निधि में से या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णित किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अनिर्णीय की रकम विषय तक प्रश्न पर परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देश किया गया कि किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर जिसे यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल उसे निर्देशित करे परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा। परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी राष्ट्रपति या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवा और पदों के संबंध में राज्यपाल उन विषयों को भी निर्दिष्ट करने वाले विनियम बना सकेगा जिसमें साधारणतः या किसी विशिष्ट वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा। चौथा, खंड 3 किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में जिसमें अनुच्छेद 16 के खंड 4 में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस रीति के संबंध में जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी किया जाना है परामर्श किया जाए। 5वां,
राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा खंड 3 के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र यथास्थिति संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम 14 दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे जो संसद के दोनों सदन या उस राज्य के जाने के पश्चात विधानमंडल का सदन या दोनों सदन उस पत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं। अब जानते हैं कृत्यों का विस्तार की शक्ति। तो संघ लोक सेवा आयोग की कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 के तहत संसद सदन कोई अधिनियम द्वारा संघ की सेवाओं के संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर सकेगा। लोक सेवा आयोग के व्यय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों का कर्मचारीवृंद को या उनके संबंध में संदेह कोई वेतन भत्ते और पेंशन है यथास्थिति भारत की संचित निधि पर भारित होगा। संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता। तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध है। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, इन पर संसद में मतदान नहीं होता। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। पांचवा, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। छठवां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किए जा सकते। अब जानते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य। तो संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें तथा सरकार को निम्नलिखित मामलों में परामर्श प्रदान करें। पहला, लोक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से संबंधित सभी विषयों पर, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण व उनकी उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किए जाने पर सिद्धांतों पर, भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों पर प्रभाव डालने वाली समस्त अनुशासन विषयों पर, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए खर्चे किसी दावे पर जो उसके कर्तव्य पालन में किए गए कार्यों के संबंधित में उसके विरुद्ध चलाई गई किसी कानूनी कार्यवाही में उसे प्रतिरक्षा में खर्च करना पड़ा, तथा सरकार की हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में मुआवजे की राशि के किसी दावे पर। इस प्रकार लोक सेवा आयोग मुख्यतः लोक सेवकों की भर्ती करने, नियुक्ति की अनुशंसा करने, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, स्थायीकरण, तदर्थ नियुक्ति, सेवा नियमों तथा क्षतिपूर्ण के प्रकरणों में सरकार को परामर्श देने हेतु कर्तव्यबद्ध है। राष्ट्रपति और राज्यपाल राष्ट्रपति और राज्यपाल विनियमों द्वारा ऐसे विषयों का उल्लेख कर सकते हैं जिनमें साधारणतया या किसी विशेष परिस्थिति में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक ना होगा। संविधान का अनुच्छेद 321 संसद को यह शक्ति देता है कि वह स्थानीय सत्ता या निगमित निकाय के लिए कृत्य करते हुए आयोग से कह सकती है। राजमन्नार समिति 22 सितंबर 1969 में इन्होंने IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राजमन्नार समिति।
अब जानते हैं भारतीय संघ के अधीन लोक सेवाएं। तो भारतीय संघ के अधीन लोक सेवाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अखिल भारतीय सेवाएं और दूसरा केंद्रीय सेवाएं। चलिए सबसे पहले जानते हैं अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। तो अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनकी भर्ती, नियुक्ति व अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इन सेवाओं के सदस्यों को संवर्ग के माध्यम से अलग अलग राज्यों में तैनात किया जाता है और सेवाएं केंद्र व राज्य दोनों को अपनी सेवाओं प्रदान करती हैं। इनके वेतन भत्ते, अन्य सुविधाएं व पेंशन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य विभिन्न राज्यों में पदस्थ रहकर राज्य के विभागों के प्रशासन का संचालन करने के साथ साथ केंद्रीय विभागों के कार्यों का भी संचालन करते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं पर मूल नियंत्रण केंद्र का, जबकि तत्कालीन नियंत्रण राज्य सरकार का होता है। वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं अवस्थित हैं। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, दूसरा भारतीय पुलिस सेवा IPS और तीसरा भारतीय वन सेवा IFS। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, इसका जो प्रारंभ हुआ 1858 और इसका गठन हुआ 1950 और इसके जो जनक हैं वह हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसका जो प्रशिक्षण होता है वह होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखंड। भारतीय पुलिस सेवा, इसका प्रारंभ हुआ 1905, गठन हुआ 1948, जनक हैं लॉर्ड कैनिंग और प्रशिक्षण होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, तेलंगाना। भारतीय वन सेवा, प्रारंभ 1864, गठन 1966, जनक हैं डायट्रिच ब्रेंडिस और प्रशिक्षण होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून, उत्तराखंड में। इनमें से पहली दो सेवाएं IAS और IPS अलग अलग नामों से स्वतंत्रता से पूर्व ही स्थापित हो चुकी हैं। स्वतंत्रता के बाद इन दोनों सेवाओं को संसद द्वारा निर्मित सेवाएं माना गया है तथा भारतीय वन सेवा का सृजन भारतीय संसद द्वारा 1966 में किया गया। ज्ञात हो कि राज्यसभा द्वारा सन 1963 में 3 नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था तथा भारतीय चिकित्सा सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय सेवा, लेकिन भारतीय संसद ने केवल भारतीय वन सेवा को ही अखिल भारतीय सेवा के रूप में सृजित किया। संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर वह नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तीनों अखिल भारतीय सेवाएं ग्रुप A या फर्स्ट क्लास सेवाएं होती हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला सुपर क्लास स्केल, दूसरा सीनियर स्केल और तीसरा जूनियर स्केल। सर्वप्रथम अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को जूनियर्स, फिर सीनियर स्केल और वह अंत में सुपर स्केल प्रदान किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन नियंत्रित होती है। भारतीय पुलिस सेवा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन नियंत्रित है, जबकि भारतीय वन सेवा भारतीय वन मंत्रालय के अधीन है। इस प्रकार अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं जो केंद्र व राज्यों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती हैं और इस पर मूल नियंत्रण केंद्र का, जबकि तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकारें लगाती हैं। पर यह ग्रुप A या फर्स्ट क्लास श्रेणी की सेवाएं। दूसरी सेवा है केंद्रीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार के अधीन समस्त सेवाएं केंद्रीय सेवाएं कहलाती हैं। यह केंद्रीय विभागों, मंत्रालयों व एजेंसियों में पदस्थ होते हैं। केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। इन सेवाओं में से अधिकांश सेवाओं का नियंत्रणकर्ता मंत्रालय केंद्रीय कानून मंत्रालय है, जो सीधे PM के अधीन होता है, प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है, जबकि अन्य संबंधी मंत्रालय अलग अलग सेवाओं के नियंत्रण करता है। केंद्रीय सेवाएं ग्रुप A, B, C, D में विभक्त हैं। इनमें से ग्रुप A व B के अधीन नियुक्त सदस्य अधिकारी श्रेणी में आते हैं और ग्रुप C व D के अधीन सेवक सदस्य कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश, केंद्रीय राजस्व सेवा,
चिकित्सा सेवा, भारतीय समुद्री पारी सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा, केंद्रीय संख्या की सेवा और केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय रेलवे अधीक्षक सेवा आदि सेवाएं शामिल हैं। केंद्रीय सेवाओं की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अधीन की जाती है। दूसरा, यह केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करती है। इनकी सेवा शर्तें वेतन, भत्ते, पेंशन अवधि, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि सभी केंद्र सरकार की तय करती है। इसके अंतर्गत विशिष्ट केंद्रीय सेवाएं जैसे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा व केंद्रीय सूचना व सामान्य केंद्रीय सेवा जैसे भारतीय समुद्र पारी सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय केंद्रीय सचिवालय सेवा आदि आते हैं। आयोग की शक्तियाँ, तो संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियाँ धारण करता है तथा देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है तथा वह किसी भी विभाग की रिपोर्ट भी मंगवा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका। संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ रूप से सेवा हेतु भर्ती करने में है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी सेवाओं में तटस्थ और निष्पक्ष नियुक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है ताकि सरकार में बैठे लोग सरकारी सेवाओं पर नियंत्रण न कर सकें। आयोग की सीमाएं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व चुनाव आयोग के समान ही संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे सरकार ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया। ग्रुप सी और डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती। अनेक सार्वजनिक संस्थानों, इसरो, डीआरडीओ व केंद्रीय विद्यालयों आदि संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रीय संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को परिवर्तित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद से संबंध नियम बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या निरस्त कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, संघ लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देता है। राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त मामलों के संबंध में यदि कोई जिनमें आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसे अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संघ के प्रत्येक सदन के समक्ष रख पाएगा। अब जानते हैं दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण स्थल। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, यह है मसूरी उत्तराखंड। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, यह है नई दिल्ली। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, हैदराबाद। रेलवे स्टाफ कॉलेज, बड़ौदा, गुजरात। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली। राष्ट्रीय नागरिक सेवा महाविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र। बीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, मुंबई तथा नोएडा। भारतीय राजस्व सेवा प्रत्यक्ष कर प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षण सेवा स्टाफ कॉलेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश। डाक एवं तार प्रशिक्षण संस्थान, सहारनपुर। वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, नई दिल्ली। राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली। अपराध शास्त्र तथा न्यायालयिक के चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, धनबाद, कानपुर, गुवाहाटी तथा, ये तथा लिखा है दोस्तों, गलत टाइप हो गया, तथा रुड़की। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, पटियाला। नेताजी
सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला, भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, लखनऊ, कोझिकोड, अहमदाबाद, इंदौर तथा बेंगलुरु, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर। राज्यों की प्रशासन अकादमी, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, शिक्षा, सहकारिता तथा कृषि इत्यादि की केंद्रीय तथा प्रांतीय संस्थान। अब जानते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक की। तो देखिए हम जानेंगे अध्यक्ष और उनका कार्यकाल। दोस्तों कार्यकाल आप देखते जाए, जो इम्पोर्टेंट है वह शुरू के 3 रहेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है सर रॉस बारकर, और इनका कार्यकाल अक्टूबर 1926 से 1932। दूसरे सर डेविड पैट्री, जिनका कार्यकाल अगस्त 1932 से 1936। और तीसरे सर आयर गार्डन 1937 से 1942। ये आपको कार्यकाल याद रखने हैं। चौथा है सर FW रॉबर्टसन, 5वें HK कृपलानी, 6वां RN बनर्जी, 7वां N गोविंदराजन, 8वें BS हैजमादी, 9वें BN झा, 10वें KR डोमले, 11वें RCS सरकार, 12वें AR किदवई, 13वें ML साहर, 14वें HKL कपूर, 15वें JP गुप्ता, 16वें हैं RM बाथब, ये जो कि प्रथम महिला हैं, 17वें SJS छत्तीवाल, 18वें JS कुरैशी, 19वें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ, 20वें PC होता, 21वें माता प्रसाद, 22वें SR हाशिम, 23वें DP अग्रवाल, 24वें रजनी रजतन, 25वें दीपक गुप्ता, 26वें अलका सिरोही। देखिए दोस्तों ये टाइप गलत हो गया है, लेकिन सही लिखा है, गलत जगह लग गया है। 26वें है अलका सिरोही, 27वें डेविड R सिमिले, 28वें विनय मित्तल, 29वें अरविंद सक्सेना, और 30वें जो कि वर्तमान में अभी तक हैं प्रदीप जोशी, 25 अगस्त 2020 से अभी तक वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं। तो यह 30वें नंबर के हैं। अब जानते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण, तो इनमें क्या रहता है, आधारभूत प्रशिक्षण जो कि 15 सप्ताह का होता है मसूरी में। फिर IAS व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज फर्स्ट 26 सप्ताह का होता है मसूरी में। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण इसमें रहता है। संस्थागत प्रशिक्षण फेज फर्स्ट 3 सप्ताह का। विभिन्न कार्यालयों में व्यवहारिक प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण 45 सप्ताह का। संस्थागत प्रशिक्षण फेज द्वितीय होता है 4 सप्ताह, और IAS व्यावसायिक प्रशिक्षण फेज 2 होता है 6 सप्ताह मसूरी। IAS प्रशिक्षुओं का राज्य प्रशिक्षण, तो क्या रहता है इसमें हम जानेंगे। कार्यालय या विभाग और प्रशिक्षण की अवधि को ये पूछ सकते हैं हमें परीक्षा में। संस्थागत प्रशिक्षण फेज फर्स्ट 3 सप्ताह का। तहसील कार्यालय 1 सप्ताह है। विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवक के साथ 1 सप्ताह है। जिला परिषद कार्यालय 2 दिन। उपखंड अधिकारी के साथ 1 सप्ताह है। जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडनायक तथा जिले के विभिन्न विभागों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ये सिंचाई लिखा है दोस्तों, ये गलत टाइप हो जाता है, ये सिंचाई है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। सिंचाई, रसद, पशुपालन, सार्वजनिक निर्माण, वन तथा यातायात इत्यादि में 2 सप्ताह। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा विशिष्ट योजना संगठन 1 सप्ताह। पुलिस स्टेशन पर 2 सप्ताह। राजकोष कार्यालय 2 दिन। नगरीय संस्थाएं 2 दिन। विकास अधिकारी का स्वतंत्र प्रभार 4 सप्ताह। तहसीलदार का स्वतंत्र प्रभार 4 सप्ताह। सेटलमेंट की प्रशिक्षण 1 सप्ताह। सहायक जिला कलेक्टर तथा कार्यपालन दंड नायक का स्वतंत्र प्रभार 28 सप्ताह। जिला कलेक्टर से मार्गदर्शन एवं चर्चा 3 दिन। और 16वां संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2 4 सप्ताह। और दोस्तों इस पूरे प्रशिक्षण में कुल अवधि लगभग 1 साल का वर्ष लग जाता है। अब जानते हैं भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण। तो इसमें आधारभूत प्रशिक्षण
पूरी 15 सप्ताह है। दूसरा संस्थागत प्रशिक्षण फेज फर्स्ट 41 सप्ताह है। तीसरा केंद्रीय हथियार तथा टैक्टिक्स स्कूल 4 सप्ताह है। थल सेना के साथ प्रशिक्षण व्यवहारिक 2 सप्ताह है। पुलिस प्रशिक्षण संस्थान तथा ग्रामीण पुलिस थाना 6 सप्ताह है। पुलिस अधीक्षक के साथ 8 सप्ताह। संचित निरीक्षक पुलिस लाइन के साथ 1 सप्ताह। सहायक जन अभियोजन के साथ 1 सप्ताह। जिला पुलिस मुख्यालय में 2 सप्ताह। वृत्त निरीक्षक या उपाधीक्षक के साथ 2 सप्ताह और सशस्त्र पुलिस बल के साथ 1 सप्ताह। पुलिस थाना प्रभारी स्वतंत्र प्रभार वापसी 12 सप्ताह और संस्थागत प्रशिक्षण फेज 2 12 सप्ताह। यह इनका प्रशिक्षण रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।